बिहार लोक संवाद.net में आपका स्वागत है। आज 18 दिसंबर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक संदेश सुबह में मैंने पढ़ा कि आज अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस है। इसके साथ एक और संदेश जो बिहार वित्त विभाग से आया था वो था कि आगामी बजट के लिए, बिहार के आगामी बजट के लिए जो राय आपके पास है वो उनको ऑनलाइन दे सकते हैं, उनको सीधे चिट्ठी भी लिख सकते हैं जो उनके विभाग का पता है उस पर। तो हम आज इस बात की चर्चा के लिए जुड़े हैं कि बिहार में जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट है वो कैसा होना चाहिए, कैसा है, उसमें क्या सलाह इनकी है। इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर अबूजर कमालुद्दीन साहब, जिन्होंने किताब भी लिखी है अर्थशास्त्र पे, और पटना से जुड़े हैं अरशद अजमल साहब जो सहूलत माइक्रो फाइनेंस के COO हैं और उन्होंने पहले भी बजट के बारे में बातचीत की है काफी। तो हम शुरू करते हैं अबूजर कमालुद्दीन साहब से कि जो राय मांगी है तो आपको ये कितना कारामद ये बात लगती है, इसका फायदा कैसे उठाना चाहिए, बिहार सरकार को किस तरह से अपनी जानकारी या अपनी राय देनी चाहिए? देखिए, ये तो एक तरह से कस्टमरी है कि जब बजट फॉर्मेशन होता है तो बजट फॉर्मेशन से पहले प्री बजट कंसल्टेशन होता है और प्री बजट कंसल्टेशन के जरिए से जो बहुत सारे लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, स्टेक होल्डर्स हैं या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, NGOs हैं, उनसे राय भी मांगी जाती है। लेकिन उन रायों का कितना समावेश उस बजट में होता है और उसको कितनी अहमियत दी जाती है, ये एक अलग बात है। असल सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, उनकी अपनी तरजीहात होती हैं और सरकार उसी तरह से उस बजट का निर्माण करती है। ये अच्छी बात है कि सरकार जनता की राय लेकर और एक्सपर्ट्स के मशवरे से और जो सरकारी तंत्र से बाहर के लोग हैं, जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं और जो जमीनी सतह पर काम करने वाले लोग हैं, अगर उनकी रायों को भी लिया जाए और उनकी रायों का भी एहतराम किया जाए, आदर किया जाए और उसका समावेश किया जाए तो एक अच्छा बजट जो समाज कल्याण के लिए और राष्ट्रीय विकास के लिए बिल्कुल कस्टमरी वे में करना चाहती है, परंपरा के रूप में करती है, तो इसका कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। लेकिन अगर इसमें कुछ गंभीरता है, कुछ ईमानदारी है और उन रायों को अहमियत एक अच्छी बात है और हम जी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। अरशद भाई, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि मैंने देखा कि नीतीश कुमार के बयान में ये बात आई कि 2005-06 से पहले जो बिहार का अल्पसंख्यक विभाग का बजट होता था वो महज 3.53 करोड़, मतलब लगभग 3.5 करोड़ का होता था, और अब 15-16 साल के बाद की बात है कि जो लगभग 650 करोड़ का है। इसको आप, इस बयान को कितने अहमियत देते हैं? क्या इसमें खास बात लगती है आपको, ये जो बजट का साइज उन्होंने बताया? नहीं, असल में ये बहुत ज्यादा बामाना बयान नहीं है, इसलिए कि बजट का असल साइज क्या है। जैसे अभी आप देखिए कि 2,18,303 करोड़ जो है पिछले बजट का हमारा साइज है। 2005 के बजट का साइज क्या था? 6,000 करोड़ था। जी। तो मतलब ये कि आपको तो ये देखना पड़ेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने फोरसी किया है उसमें आप माइनॉरिटीज को क्या परसेंटेज दे रहे हैं। इस एतबार से नीतीश कुमार को बहरकैफ ये कंपैरिजन करने के बजाय अगर वो कंपैरिजन ये करे कि मैंने 2005 के बजट का एनालिसिस किया था तो उस वक्त माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट को 0.17% उसका शेयर था, है ना।
लेकिन बाहर कैफी यानी कि अभी जो 650 करोड़ का है 2,18,00,000 करोड़ में, तो ये 0.29 करोड़ का होता है। इट इज यानी कि तकरीबन जो है इसको कहा जा सकता लेस देन डबल टोटल बजट साइज में हुआ है। तो ये बात, अब ये कि 2005 का जो दौर है वो दौर माइनॉरिटी के रिकॉग्निशन का था भी नहीं, है ना। आप अगर उससे पीछे जाइएगा तो आपको डिपार्टमेंट ही नहीं मिलेगा, है ना। तो मतलब कि मैं ये मानता हूं कि ये जो किया है वो 2005 से इन परसेंटेज टर्म इन टोटल पाई इट हैज इंक्रीज्ड, है ना। लेकिन अगर एक दूसरा कंपैरिजन आप कीजिएगा, बजट पे जितना लिमिटेड आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसी लिमिटेड गुफ्तगू के डोमेन में हमारे पास देखिए ग्रुप्स के लिए, है ना, ग्रुप्स के लिए जो प्रोविजन रहा है वो SC ST और बैकवर्ड के लिए अलग से रहा है ना जी। SC ST और बैकवर्ड के लिए रहा है, और माइनॉरिटीज के लिए बाद में जो है एज ए ग्रुप को माना गया। और इस पे आप जानते हैं कि पॉलिटिकल डिबेट जो है बहुत सा मौजूद है। तो आप अगर SC को देखिएगा तो यहाँ उनकी आबादी 16.5 और 17 है, और यही मुसलमानों की आबादी है। तो अगर उस तरीके से देखना हो तो इसको भी 1.17% होना चाहिए, जैसे शेड्यूल कास्ट का है, इसको 0.29 नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको उस बाइनरी में जो नीतीश कुमार बना रहे हैं उस पर मैं एकदम बिल्कुल दूसरी बात कह रहा हूं कि 0.17 से 0.29% हुआ है इन टोटल पाई। लेकिन इसका कंपैरिजन अगर आप दूसरे ग्रुप से जो तकरीबन अपने आबादी के तनासुब से बराबर है, तो अगर उसके बराबर इसको मिले तो इट विल बी फाइन, इट विल बी फाइन, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना बढ़ जाएगा। प्रोफेसर अबूजर साहब, आपका क्या ख्याल है? ये जो बता रहे हैं कि इतना करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो बाकी जो दूसरा वर्ग है हमारा, उनको जिस अनुपात में मिलता है उस अनुपात में शायद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अभी नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं जरा इस बात को दूसरे तरह से देखता हूं। मेरा मानना यह है कि हमारी जो आबादी है, टोटल पॉपुलेशन, तो उस टोटल पॉपुलेशन के लिहाज से जिस कम्युनिटी का जितना पॉपुलेशन है, तो और जिस इलाके की जितनी बैकवर्डनेस है, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक तो हमारा जो बजट हो वो सेक्टोरल बेस्ड हो, एक प्रिंसिपल उसका ये है, और दूसरा ये हो कि कम्युनिटी बेस्ड हो। सेक्टोरल बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड का मतलब ये है कि जब हम प्लानिंग कमीशन से या फाइनेंस कमीशन से अपने स्टेट शेयर की मांग करते हैं, तो हम वहां उसमें कहते हैं कि साहब हमारे बैकवर्डनेस को भी और हमारे पॉपुलेशन को भी वेटेज दिया जाए, और उसी वेटेज के मुताबिक हम सेंटर से डिमांड करते हैं कि हमको जो है वो आपके ग्रांट्स इन एड और दूसरी चीजें हमको एलोकेट की जाए। तो मेरा भी कहना ये है कि हम यानी जो रीजन हमारा, जैसे अभी मिसाल के तौर पर बिहार में 38 जिला हैं, 38 जिले में 37 जिला तो वो हैं जो हिंदू मेजॉरिटी जिला माने जाते हैं। सिर्फ एक जिला है किशनगंज, जिसको के मुस्लिम मेजॉरिटी जिला माना गया। और अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उससे ये मालूम हुआ कि एक तो ये कि बिहार हिंदुस्तान के तमाम दूसरी रियासतों में सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, और बिहार में जो सबसे बैकवर्ड रीजन है उसमें किशनगंज है, जो पर कैपिटा इनकम के लिहाज से सबसे कम है, लिटरेसी के लिहाज से सबसे कम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से सबसे कम। तो मेरा ये कहना ये है कि आप बजट वो
दूर करने के लिए उसी अनुपात में बजट की नंबर 1 प्रिंसिपल ये होगा। और नंबर 2 प्रिंसिपल ये होगा कि जो कम्युनिटी वाइज बजट, यानी जो कम्युनिटी संख्या के एतबार से जितनी है और उसका जो बैकवर्डनेस इंडेक्स है, उसके बुनियाद पर उस कम्युनिटी को उतना सपोर्ट किया जाए। ये संतुलन भी कायम कर सकते, संख्या का में जो असंतुलन है वो कायम कर सकते हैं। तो अभी जो अरशद साहब ने जो बात कही कि बिहार की कुल आबादी अभी 2020-21 में 10 करोड़ 41 लाख के करीब है और उसमें 1 करोड़ 76 लाख मुसलमान हैं, जो टोटल आबादी का 16.87% होते हैं। तो आपने अभी जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, हम किसी वर्ग के विरोध में नहीं है या हम किसी वर्ग को दिए जाने वाले लाभ को काटने के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम केवल ये कह रहे हैं कि जिसको आप जिस अनुपात में लाभ दे रहे हैं, अगर कोई आबादी जो बैकवर्डनेस के इंडेक्स में सबसे नीचे है, आप देखिए कि बिहार में सिख बहुत कम है, 0.2% है, बुद्धिस्ट 0.2% है, जैन 0.2% है, क्रिश्चियन 0.12% है। तो इसका मतलब है कि ले दे करके सिर्फ एक मुसलमान है जो एक साइजेबल पॉपुलेशन रखते हैं। और इस तरह ये कहा जा सकता है कि बिहार में 2 मेजर कम्युनिटी है, एक हिंदू कम्युनिटी है और एक मुसलमान कम्युनिटी। तो हिंदू कम्युनिटी में यानी जो अपर कास्ट हैं, जो बैकवर्ड्स हैं, जो ओबीसी हैं, जो ईबीसी हैं, जो आपके एसटी हैं, एससी हैं, ये जो कम्युनिटीज हैं, इनके लिए जो आपने बजट आवंटित किया है और इनके कल्याण और विकास के लिए जो आपने योजनाएं बनाई हैं, तो उन योजनाओं और उनके विकास के लिए जो चीजें आपको करनी चाहिए, उसी में आप मुसलमानों को भी शामिल कीजिए। माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए तो कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं ना, तो इन स्पेसिफिक चीजों में अगर आप थोड़ा कम पैसा भी लगाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल जो हमारा शेयर होना चाहिए, यानी नीतीश कुमार तो सोशलिस्ट हैं और उनका नारा रहा है हमेशा से कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने में कुछ वैधानिक बाधाएं हैं, हालांकि कोई बाधा अब तो रह नहीं गई है, तो यानी आप जो है कम से कम जो बजट एलोकेशन है उसमें आप जनसंख्या के अनुपात में वो बजट एलोकेट करें और जिन क्षेत्रों में उनकी संख्या ज्यादा है और जिन जिलों में उनकी संख्या ज्यादा है उस पर विशेष ध्यान दें और उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। तो मेरा ख्याल ये है कि बिहार का भी सर्वांगीण विकास होगा और बिहार के और वर्गों का भी सर्वांगीण विकास होगा। तो अगर सबका साथ और सबका विकास की बात की जाए तो हम उसी सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा के अनुसार ये कहना चाहते हैं कि आप जनसंख्या के अनुपात में बजट एलोकेट करें तो हर वर्ग को उसकी संख्या के एतबार से उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी मिलेगी और उसको विकास में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो मेरा ये आग्रह है कि क्षेत्रीय आधार पर बजट बनाए जाए और सामुदायिक आधार पर बजट बनाए जाए और उसी अनुपात में बजट का एलोकेशन हो। शुक्रिया बुजुर्ग साहब। अरशद भाई ये जानना चाह रहे थे कि जो मद तय करती है सरकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, छात्रावास है, स्कॉलरशिप है, इसके अलावा भी आपके जहन में कुछ ऐसा मद आता है जो लगता है कि छूट रहा हो, इसको भी शामिल करना चाहिए? चलो, मॉनेटरी लीडरशिप का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या कहलाता है, वो माइनॉरिटी को हेल्प कैसे हो इसके सिलसिले में और सरकारी कैसे हो इसके सिलसिले में बहुत ही डीप थिंकिंग के साथ और बहुत ज्यादा
एम्पेरिकल स्टडी के साथ चीजें आई नहीं है कि उनकी मदद कैसे की जाए, है ना। ये एक बहुत बड़ी बेबसी के तौर पे आता है। तो इसीलिए आप देखेंगे माइनॉरिटी में जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के बाद कोई नया इनोवेशन नहीं होता है। जो हमारे यहाँ सबसे लेटेस्ट है वो एमएसडीपी है ना। जी जी जी। एमएसडीपी के बाद का कोई इंटरवेंशन हमारे पास नहीं है। इसके देखिए एक बड़ा मसला फिनांस का ये होता है कि टारगेटिंग करने के लिए आपका प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज द प्रोग्राम, है ना। जैसे मैं मिसाल के तौर पे एक बात आपसे ये कहूँ कि ये बात उमूमी तौर पे सही है और मुसलमानों के लिए और ज्यादा अहम है कि सब उनको कर्ज की फराहमी हो, है ना। कर्ज के लिए हमने मल्टी कॉर्पोरेशन बनाया है और मल्टी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आपने 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस भी दे रखा है, ठीक है ना। तो ये इंस्टीट्यूशन इफेक्टिवली कैसे काम करे, है ना। यानी कि ये तो समझ में आया कि फिनांस चाहिए, लेकिन फिनांस की डिलीवरी के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए और उसके सिलसिले में जो इनोवेशन चाहिए, लास्ट माइल डिलीवरी कर सके, तो ये एक चीज है जो कि ये मेरे मैदान से जुड़ी हुई चीज है। यानी कि कर्ज की फराहमी मेरे मैदान से जुड़ी हुई चीज है। इसे मैं ये देखता हूं कि साहब कर्ज मुसलमानों को चाहिए अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, है ना, तख्लीक ज़र के लिए, लेकिन उनके लिए जो है कर्ज का हो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि कर्ज भी बहुत ही पाबंदी के साथ वापस करते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है कि आपको ये कोई बड़ा चैलेंज कम्युनिटी टाइप से हो। तो मुझे ये लगता है कि मल्टी फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे और ज्यादा गौर करना चाहिए कि कैसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और इसका साइज बढ़ाने के ताल्लुक से क्या किया जाए, और क्या वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के तौर पे उभर सकती है जो कुछ लैटरल एजेंसीज के साथ अपना अंडरस्टैंडिंग, एक वर्केबल अंडरस्टैंडिंग बना करके ये लोन को उन लोगों तक पहुंचा सके। तो एक बात तो ये है, लेकिन आपने जहां तक कहा कि कुछ नई बात समझ में आती है, तो अभी मेरे समझ में कोई नई बात नहीं आती है। कर्ज और स्कॉलरशिप और हॉस्टल, है ना। जैसे स्कॉलरशिप, आपको रोकना चाहेंगे, स्कॉलरशिप के बारे में बात कई लोगों ने कही कि ये 7 साल पुराना स्टैंडर्ड है कि 2 लाख रुपया देंगे, 2 लाख रुपया अधिकतम आय होनी चाहिए और 30,000 रुपया अधिकतम देते हैं वो। तो क्या ये बहुत कम नहीं लगता और शर्त बहुत कड़ी नहीं लगती है? आप इसको कोई रिवाइज करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल रिवाइज करना चाहिए। मतलब ये कि फॉसिलाइज जो हमारे पास मालूमात है उसके एतबार से, यानी कि अभी तो क्या अपर कास्ट के लिए तो आपने 8 लाख कह दिया और कोई दूसरी गवर्नमेंट 12 लाख का साइज बढ़ाने की बात कर रही है। तो मतलब ये है कि आप अगर दो चीजों को सामने रखें, एक चीज ये कि एक पढ़ाई पे खर्च क्या आता है ना, और दूसरी चीज ये है कि उसके गार्जियन की आमदनी क्या है। यानी कि मुझे लगता है कि अगर 5 लाख रुपए भी सालाना आमदनी है तो कोई अपने बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ा सकता है क्या? यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी, आईआईटी में भी, वहां तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए सालाना खर्च है जी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब गवर्नमेंट के अदारे हैं, है ना। और गवर्नमेंट भी जो है जैसे कि इंस्टीट्यूशन बना है ना, इसके सिलसिले में साइंस के फंडामेंटल स्टडीज के सिलसिले में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है ना, आईसेट वगैरह बना, तो वहां पैसे देते थे, अब तो पैसा भी देना बंद कर दिया है। और फिर उससे जो है आप जो पैसे लेते हैं, तो ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है और वो फॉसिलाइज्ड है। जब तक कि आप एंट्री के लिए जो बार है उसको हाई नहीं करेंगे, है ना, और जो खर्च आ रहा है वो खर्च अगर आप पूरा नहीं देंगे, तो ये स्कॉलरशिप का तो कोई बहुत ही बेहतर यूज नहीं हो सकेगा। आप ये समझिए कि किसी दूसरे जरूरत के लिए शायद वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो इन चीजों पे तो रिवीजन जो है रह के होना चाहिए। और 7 साल तो बहुत
ज्यादा अरसा है ना। 7 साल का अरसा बहुत हुआ है। खर्च लोगों का बहुत बढ़ा है, पढ़ाई का खर्च बढ़ा है, इसलिए इस पे ध्यान तो फौरी इस पे तवज्जो दी जानी चाहिए। प्रोफेसर अबूजर साहब, आप कितना सजेस्ट करेंगे, कितना पैसा मिलना चाहिए और आमदनी का लेवल कितना होना चाहिए? क्योंकि अभी तो 2 लाख कर दिया इन्होंने, अब तक कर रखा है। देखिए, आप सजेशन में 2 बात आप कह रहे थे। अभी मैं अक्षय साहब की बात जो सुन रहा था, तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि ये जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, उसके मैंडेट में एक बात ये भी शामिल होनी चाहिए कि वो माइनॉरिटी का ये जो है का सर्वे करे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, पीरियोडिकल सर्वे उसके जरिए से हो, और वो ईयर बाय ईयर वो अपनी रिपोर्ट उसको प्रकाशित करे, वो दे कि साहब अब क्या स्टेटस है और अब इसमें किस तरह के सुधार की जरूरत है। इसलिए कि जो सबसे बड़ी कमी हम लोगों के सामने है वो ये है कि हमारे पास कोई वायबल डाटा नहीं होता, और जब वायबल डाटा नहीं होता है तो हम लोग या तो आउट ऑफ इग्नोरेंस बात करते हैं या फिर आउट ऑफ इम्प्रेशन बात करते हैं। तो इन दोनों को खत्म करने का तरीका ये है कि एक साइंटिफिक डाटा हमारे पास होना चाहिए, और माइनॉरिटी कमीशन को या ये जो आपके माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसको ये जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, एक मैंडेट उसको देना चाहिए कि वो आपके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करके वो हर साल रिपोर्ट सरकार को दे, अवाम को दे, और उसकी बेसिस पर फिर जो बजट एलोकेशन है या और दूसरे तरह की मदद है वो उनको हासिल करने की कोशिश है। एक दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वक्फ बोर्ड जिस तरह से काम कर रहा है और जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए उस तरह से उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। तो अब यह है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। इस सिलसिले में जो सबसे पहला काम है जो मेरी नजर में वो ये है कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसका अलग से सर्वे किया जाना चाहिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और साथ साथ जहां उसमें डिस्प्यूट है या जिन लोगों ने गलत तरीके से उस जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो एक अलग से स्पेशल कोड जिसको आपके ट्रिक हैं, एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, हम उससे अलग हट के बात कर रहे हैं। अच्छा, कि किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के या सुप्रीम या किसी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को एक स्पेशल ट्रिब्यूनल कोड बनाया जाए, और इसको ये मैंडेट दिया जाए कि साहब आप 1 साल के अंदर इन तमाम केसेस को जो अब तक बरसों से पेंडिंग है, इनको आप फास्ट ट्रैक सुनवाई करके इनको जल्द से जल्दी करते हैं। और जो सर्वे हो यानी वक्फ जायदाद का, जैसे आपके कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए बजटरी एलोकेशन किया गया, और उसकी वजह से बिहार में इसका बड़ा फायदा ये हुआ कि कब्रिस्तान की हिफाजत हुई और कब्रिस्तान की जमीनों पर जो नाजायज कब्जा हो रहा था वो रुक गया है, और उसकी वजह से जो बहुत सारे आपसी झगड़े होते थे, फसाद तक हो जाता था, उसमें कमी आई है। तो उसी तरह से वक्फ की जितनी भी जायदादें हैं, जहां जहां उन जायदादों की हिफाजत के लिए उनको सर्वे करके और उनकी घेराबंदी कर दी जाए, और उस पर यह बोर्ड लगा दिया जाए कि ये वक्फ की जमीन है, इतनी एकड़ जमीन है, इतना ये है, और ताकि वो किसी तरह का इंक्रोचमेंट उसका नहीं हो, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया, 1 मिनट वक्त रह गया है। अरशद साहब के बाद से मैं चलूंगा और पूछूंगा उनसे कि आपको क्या लगता है 650 करोड़ है तो कितनी उम्मीद है कि कम से कम बढ़ाना चाहिए उसको, 650 करोड़ को कहां तक ले जाना चाहिए जल्दी से? नहीं, मतलब ये कि आप कोई ऑफ हैंड कहिएगा तो हम भी ऐसे ही कोई ऑफ हैंड ये कर देंगे। मैं इस मिनट को ये कि इसका स्पेंडिंग जो है ना, 650 करोड़ हम लोगों को मालूम हो जाए कितना खर्च हुआ है, हम कहेंगे 650 है
और बजट अगर आपका साइज 20% 22% बढ़ रहा है, जी 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 जी, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि 20-22% इधर भी बढ़ेगा, है ना। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि जो भी बजट बनाइए उस पर 1.17% आप दीजिए, लेकिन ये कि ज्यादा जरूरी है कि जो है उसको खर्च कर डालिए, रखे नहीं रहिए, जो होता रहता है, कम एक्सपेंडिचर होता है। और दूसरी चीज ये कि ये खर्च कीजिए तो क्वालिटी स्पेंडिंग कीजिए। ये दो चीज जो है कहना मैं चाहूंगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब हमारा वक्त खत्म होता है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चर्चा में जो बात सामने आई वो बिहार सरकार तक भी पहुंचेगी और इसका फायदा अल्पसंख्यक कल्याण के मद में होगा, और जो बजट बनेगा उसका भी फायदा इसकी राय को उसमें शामिल किया जाएगा। बिहार लोक संवाद इसको आप अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी भेजिए और इसका लिंक आप जो है बिहार सरकार के बजटरी विभाग को भेजिए, और हो सके तो मुख्यमंत्री को डायरेक्ट तौर पर भेजिए ताकि उनको मालूम हो सके कि लोग किस रूप में इसको सोचते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है।